मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ तुम सभी अपने घर पे रहकर माता पिता के साथ में स्वस्थ, कुशल और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होगे। आज हम इस वीडियो में तुम्हें जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। जैसा कि हर एपिसोड में हम तुमको बताए हैं कि गद्यांश की एक दो पंक्ति दे करके उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जस्ट उसी तरह से आज भी हम तुमको एक दो पंक्ति दे करके उस पर कुछ प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों का समाधान भी स्वयं करके हम तुम्हें बताएंगे कि प्रश्न के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, किसी भी कहानी का एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कहानी का कोई मतलब नहीं होता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने जीवन के यथार्थ को दर्शाया है। इस कहानीकार ने गरीब बालक की मजबूरी की समस्या को दर्शाया है। अंत में बालक की मृत्यु हो जाती है और लेखक के द्वारा कहना पड़ता है अपना अपना भाग्य। तो मैं इस कहानी की सार्थकता को, कहानी के उद्देश्य को, दोनों को ध्यान में रख करके आज तुम्हें एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। यदि फिर भी समझ में न आए तो तुम मुझसे उसे दोबारा भी पूछ सकते हो। तो हम कहानी अपना अपना भाग शीर्षक के एक्सरसाइज को आरंभ करने जा रहा हूँ। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो और कहानी को देखो और उस पर थोड़ा सा चिन्ह लगाना। मैं यहाँ अपना अपना भाग 26 पेज पे बता रहा हूँ। पैराग्राफ 2 नंबर है। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। अब एक पंक्ति दे करके इस पे प्रश्न जो किया जाता है या जो करने के काबिल है, मैं वही प्रश्न तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला होगा कि वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब उस वाक्य का भाव क्या है। तो ध्यान देना, यहाँ नैनीताल उत्तर भारत का एक पहाड़ी क्षेत्र है। सर्दी का महीना है। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल घूमने के लिए गया है। संध्या होने पर घूम करके वह सड़क के किनारे एक बेंच पे बैठा हुआ है। जैसा कि तुम जानते हो, पहाड़ों पे पतले चद्दर के रूप में बर्फ घूमते रहते हैं। वही बर्फ की पतली परत मानो लेखक के सिर को छूने का प्रयास कर रहा है। वह भी बादल के ऐसे, बर्फ के ऐसे रेसे जैसे रुई का फाहा हो।
प्रश्न नंबर 2 होगा, संध्या के समय बादल कैसे लग रहे थे। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, शरद ऋतु का महीना है, संध्या होने वाली है, ठंड बढ़ रहा है। ऐसे मौसम में लेखक अपने मित्र के साथ में बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे संध्या के समय बादल उसके सिर को छू करके जा रहा है। कभी कभी पतले हल्के रुई के रूप में बादल मानो भाप जैसा बन करके उसके सिर को छूता हुआ अगल बगल से निकल रहा है। काले बादल, भूरे बादल, सादे बादल, यहाँ पे सभी प्रकार के बादल दिखते हुए नज़र आते हैं। प्रश्न अनुसार रुई के रेशे से तात्पर्य है कि मानो सफ़ेद बादल लेखक के सिर को छू करके खेल रहा हो। अब प्रश्न नंबर 3 इस पे होगा, बादलों को देखकर लेखक को कैसा महसूस हो रहा है। शरद ऋतु में पहाड़ी क्षेत्र के यदि हम भ्रमण करें तो मन को मोह लेता है, क्योंकि रंग बिरंगी भिन्न भिन्न प्रकार के बादल हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़ेद बादल रुई के समान हैं। जैसे रुई के गेंद को उछाला जाए, उसी प्रकार से भाप भरे वे बादल लेखक के साथ मानो खेलने के लिए प्रयत्नशील है और लेखक को छू छू करके वह दूर निकल रहा है। लेखक भी महसूस कर रहा है कि वे बादल उनसे खेलना चाहते हैं, तो लेखक को भी उसके मन में प्रसन्नता का अनुभव लग रहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य लेखक को वह समय बहुत ही सुंदर महसूस हो रहा है। उसके मन को भा जाता है कि उसने नैनीताल की संध्या को इतने करीब से कभी देखा नहीं था। सुना तो था लेकिन देखा नहीं था। इस पे चौथा प्रश्न होगा, लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा था। ध्यान देना, जैसा कि पुस्तक में देखे हो, निरुद्देश्य लेखक और लेखक का मित्र सारा दिन नैनीताल को घूमता है। नैनीताल को घूमकर वह संध्या के समय सड़क के किनारे एक पड़े हुए बेंच पर अपनी थकान को दूर करने के लिए बैठ जाता है। उसके मन में लालसा होती है कि जरा देखा जाए कि नैनीताल की संध्या की शोभा क्या है। इसलिए नैनीताल की संध्या की शोभा को देखने के लिए वह अपने मित्र के साथ सड़क के किनारे बेंच पर बैठ करके उसका आनंद ले रहा है। यह पहले गद्यांश पर 4 प्रश्न बने। इन चारों प्रश्नों के मैंने उत्तर तुमको दिखाए। अब हम दूसरा प्रश्न उसी पेज पे देखोगे, गद्यांश में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। पेज नंबर वही 26 है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, सुन लो। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। अब इस पंक्ति
पे प्रश्न पहला बनेगा, यह घटना किस समय की है? यह घटना उस समय की है जब लेखक और लेखक का मित्र नैनीताल की संध्या में सड़क के किनारे रखे हुए एक बेंच पर बैठा हुआ है। ठंड बढ़ रही है, बादल उसके सिर को छू करके जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है और अंधेरा इतना बढ़ चुका है कि अब स्पष्ट रूप से थोड़ी सी दूर के बाद का दृश्य नज़र नहीं आ रहा था। अतः हम कह सकते हैं कि नैनीताल की संध्या में अब दृश्यता कम हो रही है, जिसके कारण से लेखक को स्पष्ट रूप से थोड़ी सी दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा तथा किस संदर्भ में कहा? प्रश्न फिर से देख लो, दूसरा नंबर, यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा, किस संदर्भ में कहा? तो हम बताना चाहेंगे कि यह वाक्य लेखक ने कहा। कौन सा वाक्य? होगा कोई, होगा कोई। यह वाक्य लेखक ने कहा। लेखक ने यह वाक्य उस समय कहा जब लेखक का मित्र उससे पूछता है, देखो देखो वह क्या है। उसी समय लेखक अदृश्यता के कारण कह बैठता है कि होगा कोई। अब प्रश्न नंबर 3 है, आने वाला कौन था, उसकी दशा कैसी थी? आने वाला कौन था, उसकी दशा कैसी थी? यह 3 नंबर इसका प्रश्न होगा। तो ध्यान देना, आने वाला एक पहाड़ी बालक है जिसकी उम्र 10 वर्ष है। दशा उसकी दयनीय है। वह अत्यंत गरीब है, जिसके पास आवश्यकता की कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ मानो उसके कंधे पे एक मैली कुचैली कमीज है, बाल बड़े और बिखरे हुए हैं और उसे बार बार वह खुजला रहा है। इसी से संबंधित इसका चौथा प्रश्न है, आने वाले की शारीरिक बनावट कैसी थी? आने वाले की शारीरिक बनावट कैसी थी? ध्यान देना, अभी जस्ट बता रहे हैं, आने वाला वह पहाड़ी बालक है जो नैनीताल से 15 कोस दूर गांव का रहने वाला है। गांव में उसके माता पिता, 2 भाई बहन हैं, भूखे हैं, नंगे हैं। पिता हमेशा रोते रहते हैं। उनकी दयनीय दशा को देख करके वह बालक घर से भागकर कुछ कमाने के लिए नैनीताल आया हुआ है। उसका उद्देश्य यही है कि कुछ पैसे कमा करके घर पे भेजेगा, जैसे घर वाले खुशहाल होंगे। लेकिन यहाँ पे उसकी दशा और भी बिगड़ जाती है। कई दिनों से नहाने के लिए उसे कोई साधन न मिल सका, जिससे उसके बाल बिखरे हुए हैं, मैल जुटे हुए हैं। उसे बार बार वो खुजलाता है। पहनने के लिए उसके शरीर पे न तो कोई कपड़े हैं
और न शरीर को ढकने के लिए या माथा को ढकने के लिए कोई कपड़े हैं, पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं, ठंड बढ़ रही है, बर्फ़ गिर रही है, जिसके कारण से वह हाल बेहाल होकर के दौड़ता हुआ आ रहा है। आंखें सुंदर है, अच्छी है, पर आंखें सूनी हैं। माथा सुंदर है, बड़ा है, लेकिन माथे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि वह ऐसा लगता है कई दिनों से भूखा प्यासा है। और इस तरह से उसकी दयनीय दशा दिखाई गई है। शारीरिक बनावट के रूप में उसके पास यही उसकी स्थिति है, या कह सकते हैं कि तन पे न तो कपड़े हैं और न ही उसके पैरों में जूते हैं, न सर पे रखने के लिए कोई तौलिया या गमछा है। अब ये चारों प्रश्नों के बाद पेज नंबर 28 पे देखोगे, एक तीसरा गद्यांश तुम्हें हम दिखा रहे हैं। नीचे से देखोगे 5-6 लाइन के ऊपर है, यहाँ पे बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई, मुझे अचरज हुआ, पूछा मर गया। फिर से सुन लो, बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई, मुझे अचरज हुआ, पूछा मर गया। अब इस पे जो प्रश्न बन रहे हैं, इन प्रश्नों को मैं एक एक करके बोल रहा हूँ और उसके आंसर भी तुम्हें बताता चलूँगा। यह वाक्य किसने किससे कहा? ध्यान देना, यह वाक्य लेखक ने कहा। यह वाक्य लेखक ने कहा उस पहाड़ी बालक से जिसने लेखक को बताया कि गांव से आते समय उसका एक साथी था जो किसी के यहाँ काम करता था। मालिक ने उसे मारा और वह मर गया। लेखक को ताज्जुब होता है कि जब 10 साल का यह है तो इसका हम साथी भी 10 ही साल का होगा, और भगवान की भी क्या विडंबना कि छोटी सी उम्र में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर अब 2 देखोगे, पहाड़ी लड़का किसके विषय में किस तरह का बात कर रहा था, वह लड़का कौन था? फिर से देख लो, पहाड़ी लड़का किसके विषय में बात कर रहा है, वह कौन था? यहाँ पहाड़ी लड़का लेखक से बात कर रहा है उस हम साथी के विषय में, जिसके विषय में अभी उसने बताया कि गांव से आते समय उसके साथ उसका एक साथी था, वह भी अपने दयनीय परिस्थिति को देख करके उसके साथ नैनीताल में कुछ कमाने के लिए आया और एक साहब के यहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन साहब से उसकी कुछ ऐसी वैसी बातें हुई कि साहब गुस्से में आकर के उसे जमकर मार दिया और बच्चे की मृत्यु हो गया। वह उसी के गांव का था, थोड़ा सा उससे बड़ा था, जो या जिसे वह हम साथी करता था। अब तीसरा प्रश्न इसका बनेगा, पहाड़ी लड़के ने अपने विषय में लेखक को क्या बताया? फिर से सुनो, पहाड़ी लड़के ने अपने विषय में लेखक को क्या बताया?
पहाड़ी लड़के से लेखक ने पूछा वह कहाँ का रहने वाला है। उसने बताया कि यहाँ से 15 किलोमीटर 15 कोस दूर वह गांव का रहने वाला है। गांव के लोग उसे कोई सहायता न कर सके। उसके माता पिता 2 भाई बहन गांव में रहते हैं। वह बड़े ही गरीब तथा समाज से उपेक्षित थे। पिता हमेशा रोता रहता था। भाई बहनों को खाने की कोई व्यवस्था न होने के कारण वह हमेशा अपने आप पर पश्चाताप करता था, जिसे देख करके लड़के ने यह सोचा कि वह शहर में चल करके कुछ कमा करके अपने माता पिता को भेजेगा। इसलिए वह गांव छोड़ करके शहर में आ गया, क्योंकि गांव में कोई काम नहीं था, रोटी नहीं मिलती थी। पिताजी बराबर भूखे रहते थे, माँ भी भूखी रहती थी, रोती थी। उनके इस दुर्दशा को देख करके बच्चे ने अपना घर छोड़ करके नैनीताल चला आया। अब इसमें से कुछ शब्द तुम्हारे जो है दिए जा रहे हैं, जैसे अर्थ लिखने के लिए। जैसे उम्र, तो उम्र का मतलब क्या होता है? उम्र माने अवस्था। मौत, मौत मृत्यु। अचरज, अचरज आश्चर्य। और एक और है इसका दर्द। दर्द का मतलब होता है दुख। इस तरह से इस पर भी तुम्हारे छोटे बड़े 4 प्रश्न हो गए, जो 10 अंक के होंगे। पहले भी बताया था, आज भी बता दे रहे हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तुमको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। पेज नंबर 30 पे चलो। यहाँ पे दिखा रहे हैं तुमको, पेज नंबर 30 पे। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। इस पे पहला प्रश्न है, लड़का कौन था, उसके पास कौन सा उपहार और किसने छोड़ा था? तो जैसा कई बार बता चुके हैं, लड़का निर्धन है, उसकी दशा दयनीय है। उसका घर 15 कोस दूर है। वहाँ उसके लिए न तो कोई काम है, न ही वहाँ पे रोटी है। भूखे रह कर के गुजारा करना पड़ता है। इसलिए वह गांव से रोजी और रोटी कमाने के लिए नैनीताल आया हुआ है। किंतु 10 वर्ष की अवस्था में ही निष्ठुर काल ने उसे अपने गाल में ले लिया, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके शरीर पर इस समय वही एक काली कमीज पड़ी हुई थी, जो मैली कुचैली थी, और उसके शरीर पर हल्के बर्फ की चद्दर की तरह ढका हुआ आवरण था। मानो मैली कुचैली कमीज के साथ में वह बर्फ की चद्दर उसके शरीर को ढक दिया। अब प्रश्न नंबर
2 इस पर बनेगा, वह क्यों मर गया, उसके पास कौन सा उपहार किसने छोड़ा। यहाँ पे देखेंगे कि वह पहाड़ी लड़का जिसके विषय में बात किया जा रहा है, जिसकी उम्र 10 साल है, उसके पास न खाने के लिए रोटी है, न पहनने के लिए भरपूर कपड़े हैं, न रहने के लिए मकान है। इस तरह से वह बालक दयनीय दशा, बल्कि बोलेंगे कि उससे भी कठिन स्थितियों में वह था। नैनीताल जैसा पहाड़ी क्षेत्र है, शरद ऋतु का महीना है, बर्फ़ गिर रहे हैं, और जिसके पास आवश्यकताएं नहीं होगी तो उसका तो मरना निश्चित है। इसलिए घर न होने के कारण वह सड़क के किनारे लेट जाता है और ठंड इतनी बढ़ती जाती है कि वह उसके लिए असह्य हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रात भर में बर्फ़ की हल्की सी पतली चद्दर उसके शरीर के ऊपर आवरण के रूप में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3, ध्यान से सुनना। यदि दोनों मित्र वकील साहब को उस लड़के के विषय में बता देते कि उसे जानते हैं तो कहानी का अंत किस प्रकार होता। फिर से प्रश्न देखो। यदि दोनों मित्र वकील साहब को उस लड़के के विषय में बता देते कि वे उसे जानते हैं तो कहानी का अंत किस प्रकार होता। ध्यान देना। यदि लेखक और लेखक का मित्र जब उस लड़के को लेकर के अपने वकील मित्र के पास काम के लिए गए और उन्होंने उसे काम देने के लिए कहा जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, तो लेखक के वकील मित्र ने उनसे पूछा, ऐसे पहाड़ी बच्चों को तुम लोग नहीं जानते हो, इसका क्या भरोसा। तो लेखक ने कहा ऐसा नहीं होगा। तो वकील मित्र ने उनसे पूछा, क्या तुम इसके विषय में जानते हो। उन लोगों ने नहीं कहा कि वह उससे जानते हैं। अगर कह दिए होते कि उस पहाड़ी बालक को वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसका आचरण दिव्य है, वह काम करने योग्य है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो शायद वकील साहब उसे रख लेते और कहानी का अंत दुखांत न होकर के सुखांत होता। इस पर चौथा प्रश्न है, इस कहानी को लेखक ने किस उद्देश्य से लिखा है। तो ध्यान देना, इस कहानी को लेखक ने इस उद्देश्य से लिखा है कि मानव उसकी विषम परिस्थितियों के समक्ष कमज़ोर हो जाता है, और इस बात की पुष्टि है कि मानव परिस्थितियों का दास होता है। सांसारिक दुख और सुख भाग्यवश होते हैं। कोई भी मनुष्य भाग्य को लिखा हुआ मिटा नहीं सकता। जैसा कि बालक के विषय में अभी जस्ट हम लोगों ने बताया कि यदि बालक को वे दोनों लेखक और लेखक के मित्र कुछ इस तरह से कह कर के वकील साहब को जोड़ देते कि बालक बहुत ही सदाचारी है, वह उसे रखने योग्य है, तो सुखांत होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बालक दयनीय दशा के कारण, ठंड के कारण, कुहरे के कारण सड़क के किनारे पेड़ के नीचे मृत्यु को प्राप्त होता है और
बर्फ़ का आवरण उसे ढक लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने समाज के लोगों के बेहयाई को छिपाने के लिए अपने से उस पर सफ़ेद कफन का एक चद्दर उसके ऊपर रख दिया हो, जो दुनिया के लोगों के कर्तव्यहीनता को दिखाई देता है। इस तरह से कहानी का शीर्षक अपना अपना भाग्य सार्थक प्रतीत होता है। यहीं पे हम अपना एक्सरसाइज पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।